हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं ईआईएम का जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5 होगा। इसमें हम आप लोगों से बात करेंगे दोस्तों। इसके पहले आप लोगों का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने आप लोगों को अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बता दिया है। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आप लोगों से इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का ईआईएम सब्जेक्ट है। दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ें पता है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है प्ले स्टोर से, आप लोग प्ले स्टोर से जाइए, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्स में जल्दी से जल्दी आप लोग इन्वॉल्व हो जाइए। ठीक है दोस्तों। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को कि इसकी जो भी क्लासेस होंगी, यानी चैप्टर 2 तो हमारा कंप्लीट होने वाला है। क्या होगा, चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट होगा, वैसे ही आपकी टोटल क्लासेस जो होंगी आप लोगों की ऐप पे देखने को मिलेगी। इसकी पीडीएफ के लिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ऐप ज्वाइन करना ही होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और आप लोग प्ले स्टोर से भी जाके स्टडी मेगा पॉइंट सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रतिकर्षण प्रारूपी लौह उपयंत्र या चल लौह उपयंत्र बोल देंगे, यहाँ पे चल लिख देंगे, चल लौह उपयंत्र लिख लेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ भाई, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, चलिए, तो ये हो गया मेरा प्रतिकर्षण प्रारूपी चल लौह उपयंत्र। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को लिखना होता है कंस्ट्रक्शन, कैसे आपने बनाया उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन इसका बहुत ही इजी है दोस्तों, आप लोगों को एक गोला प्रकार और एग्जाम में बहुत मतलब कि टाइम की कमी होने के कारण क्या होता है कभी कभी कि आप लोगों का क्वेश्चन छूट जाता है। तो उन सारी चीज़ों को आप लोगों को किस प्रकार से मैनेज करना है, सारी चीज़ें हम आप लोगों से बात करते रहेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में है क्या, इसको हम समझते हैं और आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम बात करते हैं इस प्रकार की विक्षेपण प्रणाली जो है या सिस्टम या डिफ्लेक्शन सिस्टम सामान्यतः दो लोहे के टुकड़ों को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर बनाई जाती है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम बनेगा दोस्तों, उसको हम दो लोहे के टुकड़े को, यानी कहने की बात ये है कि मान लीजिए दो लोहे का टुकड़ा कैसे उस एक लोहे का टुकड़ा एक हमारा है, मान लीजिए एक लोहा का टुकड़ा ये हो गया मेरा और एक लोहे का टुकड़ा मेरा और हो गया। ठीक है, यानी दो लोहे के टुकड़ों को क्या करेंगे हम रखकर चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे, उसको रखेंगे। ठीक है, लोहे के टुकड़े को कहाँ पे रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। ठीक है, उनमें एक टुकड़ा स्थिर होता है, यानी एक जो हमारा लोहा है वो स्थिर रहेगा तथा दूसरा लोहा जो रहेगा वो चल स्थिति यानी मूविंग स्थिति में रहेगा। ठीक है, तो बातों को आप लोग ध्यान रखना है कि इसमें हमने क्या बोला कि इस प्रकार के सिस्टम में या इस प्रकार की विक्षेपण प्रणाली में सामान्यतः दो चुंबक का प्रयोग करें, दो लोहे का प्रयोग करेंगे। एक हमारा होगा दो लोहे का प्रयोग करेंगे और उनको कहाँ पे रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। ठीक है, अब उसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें से एक टुकड़ा जो होगा हमारा लोहे का वो स्थिर होगा तथा एक जो लोहे का टुकड़ा होगा वो मूविंग स्थिति में होगा, यानी चल स्थिति में होगा। तथा अब आगे देखेंगे होता है जो दूसरे के साथ, यानी जो एक दूसरे के साथ एक किलित दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार की प्रणाली चल लौह उपयंत्र कहलाती है। यानी ये जो हमारा सिस्टम बनेगा ये चल लौह क्या कहलाएगा, उपयंत्र या सिस्टम कहलाएगा, या हम इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, उपयंत्र। ठीक है, नियंत्रण प्रणाली के लिए हम इसमें कमानी नियंत्रण मेथड का प्रयोग करेंगे। किसका दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि इसमें हम कमानी मेथड का प्रयोग करेंगे। इसके पहले हम आप लोगों को अट्रैक्शन टाइप बताया, तो उसमें किस प्रकार का हम नियंत्रण प्रणाली के लिए किस प्रकार का सिस्टम हम यूज करते हैं ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें आप लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, कमानी नियंत्रण, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे आपका क्या लिखते हैं क्या नहीं, जो लिखे हैं यहाँ वाली पॉइंट इसको अंडरलाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है, आप लोगों को हाईलाइटर तो यूज नहीं करना है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे, ऐसे नीचे वाली अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, कमानी नियंत्रण मेथड का प्रयोग किया जाता है तथा अवमंदन के लिए इसमें हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं, यानी वायु घर्षण अवमंदन का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को बस इतनी सारी चीज़ों को लिखना है, उसके बाद आप लोग कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब मैंने फिर से इस कंस्ट्रक्शन की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि इस प्रकार की विक्षेपण प्रणाली में क्या करेंगे, इस प्रकार की विक्षेपण प्रणाली में सामान्यतः दो लोहे के टुकड़ों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे रखा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, जिसमें एक टुकड़ा जो होगा हमारा, जो एक टुकड़ा होगा वो
स्थिर रहेगा, यानी कांस्टेंट यानी स्थिर रहेगा, हमारा रुका हुआ रहेगा। तो दूसरा टुकड़ा जो रहेगा हमारा वो मूविंग की कंडीशन में होगा, मूविंग स्थिति में होगा। ठीक है, दोनों जो टुकड़े दोनों मतलब एक दूसरे के साथ, यानी जो हमारा चल है और जो हमारा स्थिर है, दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ किलित दूरी पर यानी कुछ दूरी पे स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार की जो सिस्टम हमारा तैयार होगा, इसको हम किस प्रकार का उपयंत्र बोलेंगे दोस्तों? चल लौह उपयंत्र बोल देंगे। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रतिकर्षण प्रारूपी जो हमारा प्रतिकर्षण प्रारूपी चल लौह उपयंत्र जो है, इसमें हम किस प्रकार का कंट्रोलिंग के लिए किस प्रकार का सिस्टम यूज करते हैं? तो आप लोग बोल देंगे कमानी नियंत्रण मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, कमानी कंट्रोल मेथड का यूज किया जाता है। अवमंदन के लिए हम इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग या उसी को हम बोलते हैं वायु घर्षण अवमंदन का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग अब कंस्ट्रक्शन कभी अपने जीवन में भूलेंगे नहीं। ठीक है, मैंने आप लोगों को 3 बार बता रखा। ठीक, अब दोस्तों इसका जो फिगर है किस प्रकार से बनेगा आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फिगर मुझे लगा कि ये अच्छे तरीके से आप कम टाइम में बना सकते हैं। इसका एक और है वो, मतलब कि ये तो हमारा एक्सटर्नल पार्ट का है, सॉरी इंटरनल का है। एक्सटर्नल बाहर से देखने में जो मतलब खोल देंगे उसको तो देखने में जो लगेगा वो आप लोगों को मैंने नहीं बताया। ठीक है, सारी चीज़ें उतनी ही चीज़ें हैं जो आप लोगों को जो उसका इंटरनल वाला दिखेगा। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये जानते हैं स्केल होता है, हमारा स्केल लगा रहेगा, स्केल के साथ स्केल पे हमारा पॉइंटर भी रहेगा। ये दोनों चीज़ें कॉमन होंगी, इनको आप नोटेशन कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों का कमानी नियंत्रण। ठीक है, यही हमारी होती है, जो ये हमारा होता है कमानी नियंत्रण। ठीक है, जो मैंने बोला इस प्रकार का सिस्टम में किस प्रकार का नियंत्रण यूज किया जाएगा, तो आप लोग बोल देंगे कमानी नियंत्रण का यूज करते हैं। दोस्तों आगे मैंने बोला कि इसमें किस प्रकार की डैम्पिंग का यूज करते हैं। जो हमारी डैम्पिंग होती है इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अवमंदन प्रणाली के लिए हम किस प्रकार की डैम्पिंग का यूज करेंगे? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का। मैंने बोला था कि इसमें 2 प्रकार के लौह यूज किए जाएंगे, यानी लोहे 2 प्रकार के यूज किए जाते हैं। दोस्तों एक होता है हमारा जो यहाँ पे हमारा कमानी नियंत्रण होता है, इससे लगा हुआ एक होता है चल लौह, जो हमारा क्या करता है? मूव करता रहता है, और एक होता है स्थिर, यानी एक हमारा स्थिर लॉ होता है। ठीक है, जो हमारा रुका हुआ यानी फिक्स रहेगा ये। ठीक, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोगों को कंस्ट्रक्शन बनाना है। जो भी चीज़ें आप लोगों को ऊपर लिखी गई हैं कंस्ट्रक्शन में, सारी चीज़ें इस फिगर में आप लोगों को दिखाई गई। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ इसका यहाँ पे इसकी वर्किंग की। ठीक है, वर्किंग वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग एग्जाम में आएगा कैसे, ये मैं भी आप लोगों को बता रखा है कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रतिकर्षण प्रारूपी चल लौह उपयंत्र का कंस्ट्रक्शन तथा या संरचना तथा कार्यविधि समझाइए तथा इसके लाभ और हानि भी बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब इसकी वर्किंग को जान लेते हैं दोस्तों। वर्किंग किस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। होता क्या है, जब आप लोग अपने मीटर को सप्लाई से जोड़ते हैं तब हमारा वैद्युत धारा प्रवाहित होता है। सिंपल सी बातें हैं कि जैसे ही हमारी लाइट आएगी तभी तो हमारे सर्किट में धारा प्रवाहित होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा गया है कि जब मीटर को सप्लाई से जोड़ा जाता है तब वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। दोस्तों वैद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र में दोनों रखे हुए टुकड़ों के रखे जाने के कारण क्या होगा? दोनों टुकड़ों पर समान ध्रुवता प्राप्त होती है, यानी सेम पोलैरिटी प्राप्त होती है, जिससे उन पर समान बलाघूर्ण प्राप्त होता है। यानी बलाघूर्ण का मतलब टार्क की बात की जा रही है। जो दोनों हमारे चुंबक होंगे, लौ होंगे, उस पर सेम टार्क हमारा लगेगा दोनों पे। ठीक है, एक चल लौ स्थिर तथा दूसरा चल लौ हमारा क्या रहता है? चल यानी चल स्थिति में रखे जाने के कारण मूविंग आयरन पर एक बल कार्य करता है, जिसके कारण क्या होता है? उसमें जुड़ा संकेतक विक्षेपित होता है। ठीक है दोस्तों, तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से वर्किंग कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। ठीक, यानी जैसे ही हमारा संकेतक विक्षेपित हो गया तो इसका मतलब हमारा काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि परिपथ में बहने वाली धारा वैद्युत धारा I, विक्षेपित बलाघूर्ण TD, नियंत्रण बलाघूर्ण TC तथा विक्षेपण की स्थिति में थीटा हो तो, ठीक है, यानी कोण हमारा जो हो थीटा एंगल हो तो TD इक्वल टू आप लोगों को पढ़ा रखा है दोस्तों, TD इक्वल टू होता है KI²। ठीक है, क्या होता है? TD इक्वल टू KI² होता है। अगर नियंत्रण बलाघूर्ण की बात करेंगे, TC की बात करेंगे, तो यहाँ K डैश थीटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हम बोले थे कि आप लोग बैलेंस कंडीशन में क्या होता है? TD बराबर TC, यानी इसके बराबर इसके रख लेंगे तो हमारा थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? I² के हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हमारा आगे की पॉइंट्स है, जो प्रतिकर्षण प्रारूपी चल लौह उपयंत्र का एडवांटेज क्या है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आते हैं। और आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए सारी चीज़ों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, नोट्स इस प्रकार से प्रिपेयर किया गया है कि आपके
जो क्वेश्चंस हैं सीधे इसी नोट्स से ही फंसेंगे, ये पूरी जिम्मेदारी मेरी होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम एडवांटेज की बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं क्या कि ये उपयंत्र सस्ते, मजबूत, विश्वसनीय तथा निम्न आवृत्ति यानी लो फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे कि उच्च शक्ति यानी हाई पावर परिपथों के लिए उपयोगी होते हैं। यानी इनका यूज हम कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि इनका यूजर जो है उच्च शक्ति परिपथों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। लो फ्रिक्वेंसी होती है, अगर बात करेंगे ये इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं सस्ते होते हैं, मजबूत होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, इन पे विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है दोस्तों कि इसको हम एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पे हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोगों का, इसका विक्षेपण बलाघुण जो होता है उच्च होता है। क्या होता है, डिफ्लेक्शन टार्क जो होता है हाई होता है, ठीक। अब यहाँ पे बात करेंगे ये उपयंत्र कुछ समय तक ओवरलोड को भी सह सकता है, यानी ओवरलोडिंग की कंडीशन को भी ये क्या कर सकता है, सह सकता है दोस्तों। तो ये इतने 4 पॉइंट आप लोगों को एडवांटेज थे जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे की ओर चलता हूँ दोस्तों, तो आगे की ओर हम देखते हैं इसकी हानियाँ भी होंगी। अगर किसी के अंदर लाभ है भाई तो हानियाँ भी तो जरूर होनी चाहिए, ठीक है। डिसएडवांटेज, ठीक, कोई भी चीज़ें आइडियल नहीं होती। आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ट्रांसफार्मर, तो वहाँ पे आप लोगों को आइडियल ट्रांसफार्मर भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती जिसमें डिसएडवांटेज ना हो, यानी हानियाँ ना हो, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को कि इन उपयंत्रों का स्केल सम नहीं होता है, यानी सम मतलब जिसे आप लोग 2, 4, 6 इस प्रकार से बोलते हैं, सम नहीं होता, ठीक, सम नहीं होता। इसमें लो वोल्टेज मान पर या मानों पर यानी वैल्यू पर पावर का अधिक खर्च होता है, यानी लो वोल्टेज रहेगा तो पावर का डेसिपेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों, यानी खर्च जो होगा ज़्यादा होगा किस पे, लो वोल्टेज पे, ठीक। आवृत्ति में परिवर्तन आने पर उपयंत्र के पाठ्यांक में गंभीर एरर आ जाती है, यानी जैसे कि बात कर रहे हैं आवृत्ति में जरा सा भी परिवर्तन आने पर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी जो रीडिंग है दोस्तों इसमें गंभीर क्या हो जाती है, एरर आने लगती है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज 3 पॉइंट था दोस्तों, आप लोगों को तीनों पॉइंट को याद रखना है, ठीक दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे त्रुटि के सोर्स ऑफ एरर। आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ एरर है, इतना मैं बोल नहीं सकता कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपके सिलेबस का पॉइंट है दोस्तों, तो इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सोर्स ऑफ एरर में देखते हैं तो क्या है कि इन उपयंत्रों में पाई जाने वाली त्रुटियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा एसी और डीसी दोनों में त्रुटि होता है, यानी एसी में त्रुटि होगा और डीसी में होगा। और बात करेंगे केवल एसी में भी त्रुटि होता है, दूसरा हमारा केवल एसी में हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हिस्टैरिसीस के कारण, तो हिस्टैरिसीस के कारण क्या होता है हमारी एरर, इसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे उपयंत्र के चल तंत्र में उपयोग में लाए गए लौह भागों में होने वाली हिस्टैरिसीस हानि के कारण उतरते हुए मानों के पाठ्यांक चढ़ते हुए मानों के पाठ्यांक की अपेक्षा उच्च होती है, ठीक है। तो दोस्तों कहने की बातें हैं कि जैसे कि हम हिस्टैरिसीस लॉस कहाँ पे होगा, तो आयरन में हिस्टैरिसीस, आयरन के कारण होता है हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है, यानी लोहे के कारण होता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कहने की बातें हैं कि जो इस हिस्टैरिसीस लॉस के कारण हानियाँ होती हैं, उतरते हुए मान यानी नीचे की ओर जब मान जाएगा तो पाठ्यांक जो हमारा होगा चढ़ते हुए मान की अपेक्षा में क्या होगा, उच्च होता है, कहने की बात यही है, ठीक है। तो एक एरर तो हमारा ए हो जाएगा। स्ट्रिप फील्ड के कारण, स्ट्रिप फील्ड के कारण क्या हानियां होती हैं दोस्तों, इसको भी समझना होगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ विपथित क्षेत्र, स्ट्रिप फील्ड मतलब होता है दोस्तों, स्ट्रिप फील्ड मतलब होता है विपथित क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे है विपथित क्षेत्र से प्रभावित होकर भी उपयंत्र त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक देते हैं। इस स्थिति में त्रुटि कितनी मात्रा में होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपथित क्षेत्र उपयंत्र के कार्यकारी क्षेत्र में कितना अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। इससे बचने के लिए यह ढलवा लोहे का बना होता है, यानी स्ट्रे लॉस से बचने या स्ट्रे जो हमारा लॉस होता है स्ट्रे फील्ड लॉस, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ढलवा लोहे का प्रयोग करते हैं। जो हमारा 2 लोहे का टुकड़ा यूज किया गया है हमारे इंस्ट्रूमेंट में, तो वहाँ पे हम ढलवा लोहे का यूज करेंगे, जिससे हमारा स्ट्रे फील्ड लॉस जो होगा वो कम हो जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, केवल एसी में त्रुटियां क्या हो जाएंगी, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या मैंने बोला, केवल एसी के कारण क्या लॉसेस होगा, दूसरा पॉइंट है हमारा, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी परिपथ में उपयंत्र में त्रुटि आवृत्ति में परिवर्तन के कारण भी होती है, यानी फ्रिक्वेंसी के चेंज होने पर भी क्या होता है, लॉसेस होता है, ठीक दोस्तों। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, एसी मतलब प्रत्यावर्ती परिपथ, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा होता है, अल्टरनेटिंग करंट जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंसी के चेंज होने पर
हमारा एरर होता है। ठीक है, जैसे हम पहला पॉइंट यहाँ पे लिख दें कि उपयंत्र की कुंडली की प्रतिबाधा परिवर्तित हो जाती है, यानी सिंपल सी बात है दोस्तों कि जैसे ही फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो इम्पीडेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि भंवर धाराओं का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी फ्रिक्वेंसी पे आप लोगों की भंवर धाराएं क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। इस बात को ध्यान रखें, यानी निर्भर करती हैं। ठीक, तो आप लोगों को ये बात आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों कि सोर्स ऑफ एरर किस प्रकार से होता है आप लोग के इंस्ट्रूमेंट में, तो दो प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ से ये पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ना होगा। इसकी PDF आप लोग जाके स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद हमारा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस पूरे चैप्टर का बोला जाए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यही है हमारा। ठीक है, मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी महत्वपूर्ण बात बोल दूँ दोस्तों। कितना महत्वपूर्ण, इनफाइनाइट बार महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कई बार आया हुआ है दोस्तों, अनलिमिटेड बार आया हुआ है, जैसे आप लोगों का पैक होता है अनलिमिटेड, उसी प्रकार से एग्जाम का ये फेवरेट रहा है। ठीक है, और क्यों फेवरेट रहा है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के सेशन में केवल यहीं तक बातें रखेंगे दोस्तों, और यही चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, या फिर बोला जाए इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है। PMC या इसी को बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हिंदी में हम अस्थायी चुंबक चल कुंडली प्रारूपी बोलते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि भाई देखो 199 रुपये कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप लोग ये सोचते होंगे कि 199 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आप लोगों को एक रियलिटी बता दूं दोस्तों कि आप लोग क्या करेंगे, जब आप लोगों की बैक लग जाएगी तो रीचेक के लिए आप लोग 500 रुपये देने से नहीं हिचकते हो। लेकिन आप लोग करते क्या हो कि यही एक गलती कर देते हो, आप लोग अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें करना कैसे है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि आपको इतनी सस्ती फीस में आप कहीं भी घूम लीजिए, आप लोग जानते हैं मार्केट कितना बड़ा है, कितने लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जितने लोग पढ़ाते हो अगर उनसे ज़्यादा फीस हो जाएगी दोस्तों तो आपको कोर्स जो होगा फ्री में दिया जाएगा। मैं जानता हूँ, सारी चीज़ों को सर्वे करता रहता हूँ, कहाँ कौन चीज़ है, कहाँ कौन चीज़ नहीं है, क्या कितने में मिल रहा है, कौन कितने में ये सारी चीज़ें कोर्स को प्रोवाइड करा रहा है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो मतलब कि ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि 1000 रुपये ना एफर्ट कर पाएँ, तो दोस्तों उनके लिए कितना किया गया, 199 रुपये किया गया। तो 199 रुपये आप लोगों के लिए बहुत है दोस्तों। आप लोग क्या कर सकते हो, 50-50 रुपये ही एक मंथ में बचाओ तो आप लोग इस कोर्स को परचेस कर पाओगे, यानी 3 महीने के अंदर। ठीक, सॉरी 100 रुपये बचा लो तो 2 महीने में आप लोग 100 रुपये का। हाँ भाई, आपके घर से मैक्सिमम कितना पैसा होता है, 3000 रुपये से कोई मतलब परिवार वाले जो होते हैं, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे अपर क्लास वाले हो, अपर क्लास की बात नहीं करता, मिडिल क्लास से मैं भी बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं मिडिल क्लास की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि 3000 रुपये मिलता है भाई। ठीक है, तो इतना भी मुझे भी मिलता था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, 3000 रुपये उस दिन मान लीजिए एक महीने में हम कम ही खर्च करेंगे। आप लोग अपने मोबाइल का रिचार्ज एक महीने मान लीजिए कि 499 वाला ना करा के 200 रुपये वाला या 209 रुपये वाला करा लेंगे। ठीक है, कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। आप लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आप लोगों का जो सेमेस्टर हो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।